Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.4 एनर्जी कंजर्वेशन वाई। ऊर्जा संरक्षण आखिर हम लोग क्यों करें, क्यों बचा के रखें। एनर्जी कॉन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लेसर एनर्जी फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है एक तरह की जो गतिविधियां होती हैं समान गतिविधियों के स्तर के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा का उपयोग करना। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब आइए एक उदाहरण लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोजिंग यू वांट टू मेक दाल फॉर लंच। मानिए कि आप दोपहर के भोजन के लिए दाल बनाना चाहते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। यू कुड कुक द दाल इन एन ऑर्डिनरी पैन विथ अ लिड on it or you could use a pressure cooker। अब देखिए, इसको करने की दो तरीके हो सकते हैं, दो विधियां हैं। आप दाल को ढक्कन लगाकर साधारण बर्तन में पका सकते हैं या फिर प्रेशर कुकर का प्रयोग कर सकते हैं। नीडलेस टू से द रिजल्टेंट दाल वुड बी द सेम इन बोथ केसेस। अब देखिए, कहने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे आप किसी साधारण बर्तन में पकाएं या कुकर में पकाएं, दाल वैसा ही बनेगा। बट यूजिंग अ प्रेशर कुकर, बाय यूजिंग अ प्रेशर कुकर यू वुड सेव बोथ टाइम एंड एनर्जी यूज्ड फॉर कुकिंग। अब देखिए, प्रेशर कुकर के प्रयोग से आप दाल पकाने में समय भी बचाएंगे और ऊर्जा दोनों ही बचाएंगे। सपोजिंग वी गो a step further and say that you wish to cook not only dal but also rice and potato। अब देखिए, यदि हम एक कदम और आगे बढ़ें और कहें कि हम न केवल दाल बल्कि चावल और आलू भी पकाना चाहते हैं, तो क्या होगा? Again, one way would be to cook the three separately, resulting in the use of stove at least 3 times, and another way could be to use separators of a pressure cooker and cook all the three together। अब देखिए, तो पकाने का एक तरीका होगा कि आप तीनों को अलग अलग पका लें, जिसके वजह से जो स्टोव है आपका वो 3 बार इस्तेमाल होगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप प्रेशर कुकर में अलग अलग डिब्बों का प्रयोग करके तीनों को एक साथ ही पका लें। What is the benefit of using a pressure cooker or of cooking things together? You are conserving energy, that is, you are using less energy to achieve the same result। अब देखिए, प्रेशर कुकर के प्रयोग का क्या फ़ायदा है या तीनों वस्तुओं को का एक साथ पकाने का क्या फ़ायदा है। अब देखिए, फ़ायदा यह है कि आप ऊर्जा को बचाएंगे, ऊर्जा का संरक्षण करेंगे। मतलब यह हुआ कि आप एक ही परिणाम प्राप्त करने के लिए कम ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। द क्वेश्चन नाउ अराइजेज इज व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनर्जी? आफ्टर all forms of energy are easily available to us at the moment। अब यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है, अब प्रश्न उठता है कि हमें ऊर्जा का संरक्षण क्यों करना चाहिए। आखिर हमें हर प्रकार की ऊर्जा हर क्षण आसानी से मिल जाती है। We must conserve energy because of the number of a reason। These are explained below। अब ऊर्जा का संरक्षण करना हमें कई कारणों से ज़रूरी है। अब इनके बारे में नीचे दिया गया है। डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, जब मांग आपूर्ति से अधिक हो। There is an increasing demand for energy due to increasing population, industrialization, traffic on roads, and automation in home, office and farms। बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, सड़कों पर यातायात और घर, ऑफिस व खेत में जो ऑटोमेटेड मशीन होता है, स्वचालित यंत्र होते हैं, इनके कारण ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सब जगह एनर्जी जो है वो ऑफिस में भी काम आता है,
बिल्डिंग्स में भी काम आता है, लोगों को काम आता है, घर के सारे उपकरण आप चलाते हैं उसके लिए आपको एनर्जी का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो डिमांड बढ़ता गया है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। You yourself must have observed that the ever increasing population is creating an increasing demand of energy. आपने खुद भी यह देखा होगा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या से ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। Increasing number of people need more houses to live in, and this leads to increased felling of trees to provide timber and furnishing. अब देखिए, बढ़ती जनसंख्या के लिए रहने के लिए घर भी अधिक चाहिए। इसके वजह से पेड़ों को काटने की रफ्तार बढ़ती जा रही है ताकि फर्नीचर व घर बनाने की लकड़ी मिल सके। एट द सेम टाइम मोर कोल, kerosene and gas are needed to cook the food for more people. अब देखिए, लोग बढ़ रहे हैं तो अधिक लोगों के लिए अधिक कोयला, मिट्टी का तेल और गैस की भी आवश्यकता होगी ताकि अधिक लोगों के लिए खाना पकाया जा सके। More people today need more electricity to light their home, to run their coolers and geyser, to run washing machines, computers, etc., which results in increased use of power leading to power cuts. अब देखिए, आज बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं तो अधिक लोगों को अपने घर में प्रकाश करने के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता होती है। अपने कूलर व गीज़र को चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन या कंप्यूटर आदि चलाने के लिए भी उन्हें गीज़र की बिजली की आवश्यकता है। अब देखिए, इसके वजह से बिजली की जो खपत है और अधिक बढ़ती चली जा रही है। What steps do you think should be taken to reduce or close this gap between demand and supply of energy? We have two options before us: increase the supply or reduce the demand. अब देखिए, आप ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसकी मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पूरा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना चाहेंगे। अब देखिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो हम सप्लाई बढ़ा दें, आपूर्ति बढ़ा दें, या डिमांड कम कर दें, मांग को घटा दें। सिंस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज लिमिटेड, we are here left with the second option, that is to reduce demand of energy. How can we do this? By conservation and wise use of energy available. चूंकि ऊर्जा की आपूर्ति सीमित है, सप्लाई लिमिटेड है, अतः हमारे पास एक विकल्प रह जाता है कि हम ऊर्जा की मांग को कम कर दें, डिमांड कम कर दें। हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? उपलब्ध ऊर्जा का चतुराई पूर्ण संरक्षण व उपयोग करके। फिर देखिए, फिर आता है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ अ बैंक। आप सब बैंक के बारे में जानते होंगे। वॉट एवर मनी यू मैनेज टू सेव, you put it in a bank, and after some time you can see your savings grow if you are careful to take out less money than you put in. अब देखिए, आप जितना भी पैसा बचा पाते हैं उसे आप बैंक में डाल देते हैं और कुछ समय के बाद आप अपनी बचत की गई पैसे को बढ़ते हुए देखते हैं। अब इसमें कंडीशन है कि आप जो पैसा डाल रहे हैं आप पूरा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। If at any point of time you start using the money faster than you put it, you will soon run out of money and will have to face a shortage. यदि आप जमा किए पैसे से अधिक पैसा निकाल लेते हैं तब जल्द ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा और आपके पास पैसे की तंगी झेलनी पड़ेगी। अब देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए आप बैंक में हर महीना 5,000 रुपया डालते हैं, ठीक है।
तो ये जो आप 5,000 रुपया डालते हैं बैंक में, अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप 3,000 रुपया आपका खर्चा है, ठीक है। तो ये 2,000 रुपया आपका सेविंग्स हो रहा है। अब मान लीजिए आप इस महीना 2,000 सेविंग किए, अगले महीना फिर से आप बैंक में 5,000 डालें, लेकिन आपको 7,000 आप पूरा जो टोटल अमाउंट हुआ ये खर्च कर दिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो खत्म होता जाएगा और आपको परेशानियां होंगी। नाउ इमेजिन दैट देयर इज एन एनर्जी बैंक। अब कल्पना कीजिए कि एक ऊर्जा का बैंक है। Whatever energy you save in your daily activities gets accumulated in this energy bank so that you can use it in future. अब जो ऊर्जा आप अपने हर रोज के दैनिक क्रियाकलापों से बचाते हैं वह ऊर्जा बैंक में जमा होती जाती है ताकि आप भविष्य में इसका प्रयोग कर सकें। As your energy savings grow, there will be less pressure to produce more energy. जैसे जैसे आपकी ऊर्जा की बचत बढ़ने लगती है, अधिक ऊर्जा के उत्पादन का दबाव कम होता जाता है। Similarly, the energy that you save could be used elsewhere. इसी प्रकार जो ऊर्जा आप बचाते हैं इसका कहीं दूसरे जगह आप इस्तेमाल करते हैं। For example, if you decide to have a daytime wedding in the family with no decorative lights, the electricity you save could perhaps prevent a couple of power cuts in the city. उदाहरण के लिए यदि आप परिवार में दिन के समय विवाह समारोह का आयोजन करना चाहते हैं जिसमें कम सजावटी प्रकाश की आवश्यकता है, तब जो बिजली आप बचा पाते हैं उससे शहर में बिजली की कटौती कुछ कम हो जाएगी। Every person's motto today should be save on something, SOS. आज प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ तो बचाओ। जितना आप ऊर्जा बचा सकते हैं उसको आप बचाइए, ठीक है। कोशिश ये करिए कि आप बर्बाद ना करें ऊर्जा। फ्यूल्स आर लिमिटेड। ईंधन जो है वो सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है, उसका एक लिमिट है। Fuels are the most common source of energy, and you have already learned that the deposits of coal, gas and oil are limited. अब देखिए, ईंधन ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत है और आप पहले ही जान चुके हैं कि कोयले, गैस और तेल के सीमित भंडार हैं। A look at the chart given below will tell you where we stand today in terms of their availability to us in the years to come. अब देखिए, नीचे दिए गए चार्ट पर आप नज़र डालेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आने वाले वर्षों में ईंधन की उपलब्धता के संदर्भ में हम कहाँ खड़े हैं। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फ्यूल, ईंधन, नोन सप्लाईज इन ईयर्स, ज्ञात आपूर्ति वर्षों में, when likely to run out, कब खत्म होगा। नेचुरल गैस अबाउट 30 years, लगभग 30 साल, मतलब एडी 2035 तक ये खत्म हो जाएगा। ऑयल अबाउट 50 years, लगभग 50 साल, मतलब अब समझ लीजिए 2055 तक। कोल, कोयला, लगभग अबाउट 280 years, लगभग 280 साल, एडी 2285। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम लोग 2020 में हैं, तो 2020 से 30 साल तो 2050 होना चाहिए, यहाँ 2035 है। लेकिन जब ये किताब लिखा गया था तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन पुराना कैलकुलेशन, ये जब कैलकुलेशन किया गया था तब से अभी तक है। तो सोचिए 2020 में ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं, तो नेचुरल गैस 2035 मतलब और 15 साल ही रहेगा। ऑयल की बात करूं तो ऑयल भी अब कुछ बहुत ज़्यादा सालों तक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वक्त कम होता जाएगा। अब आप ये भी बोलेंगे कि हम तो अभी 50 साल ही तो जिएंगे, लेकिन आपके बाद आपके बच्चे भी तो हैं, ठीक है, आपका भी तो जनरेशन्स है, उनके लिए भी तो हम लोग को बचाना है। अब देखिए, आफ्टर दिस व्हाट, इसके बाद क्या। यू कैन सी दैट ऑयल एंड नेचुरल गैसेस आर लाइकली टू रन आउट ड्यूरिंग योर ओन लाइफ टाइम। आप देख ही सकते हैं कि आपके अपने ही जीवन में आप जब तक जिंदा रहेंगे उसी में
तेल और प्राकृतिक गैसों की जो सप्लाई है वो समाप्त हो जाने की संभावना है. द चॉइस इज बिफोर अस. ईदर वी कैरी ऑन एज वी आर or we must plan the use of fuels so that we conserve them for future use. अब देखिए, निर्णय क्षमता हमारे ही हाथ में है. या तो हम ऐसा ही चलते रहने दें जैसे चल रहा है, या हम ईंधन के उपयोग की योजना बना लें ताकि हम उन्हें भविष्य के लिए उपयोग के लिए बचा कर रखें.